गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने कार्बन वाला जो चैप्टर था उसका नेक्स्ट पोर्शन, आगे वाला पोर्शन जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, आईयूपीएसी नाम हमने सीखा था नेक्स्ट पिछली क्लास में बच्चों। आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है मात्र 4 स्टेप में हमने सीखा था। कुछ एग्जांपल्स किए थे और कुछ एग्जांपल्स चैप्टर के अंत में मैं आपको और कराऊंगा। जो अच्छे क्वेश्चंस है एग्जाम के हिसाब से वो आपको जो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उनमें मैं आपको जरूर कराऊंगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कार्बन के अपर रूप। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपर रूप का। ये अपर रूप होता क्या है? किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो कि गुण धर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। अब दो या दो से अधिक रूप जो कि गुण धर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अपर कहलाते हैं। ये गुण क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, जैसे बच्चों कार्बन, कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो तरीके के अपरूप पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय की बात करें बच्चों तो क्रिस्टलीय वो होता है जिनमें कार्बन परमाणु की ज्यामिति या फिर कार्बन परमाणु का फिक्स स्ट्रक्चर होता है, निश्चित इनकी व्यवस्था होती है, ज्यामिति निश्चित होती है, फिक्स रहती है। और निश्चित ये क्या होता है? बंद कौन होता है? इनमें तीन होते हैं अपने पास, हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। तीन अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। एक और अपरूप की खोज हो गई है, ग्रेफिन, जो अभी अपने सिलेबस में नहीं है। ग्रेफिन एक अपरूप और है कार्बन का क्रिस्टलीय, जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बस सिंपल सा आप ध्यान रखना है, ग्रेफिन नामक एक और अपरूप होता है। अब बात करें बच्चों क्रिस्टलीय में और अक्रिस्टलीय में कौन कौन से? कोल, कोक, जो कास्ट चारकोल होता है, जंतु चारकोल होता है, काजल या गैस कार्बन, ये सारे क्या होता है? अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं जिनमें कार्बन की ज्यामिति, कार्बन परमाणु की जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो बंद कौन है, वो फिक्स नहीं होते हैं। ये दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या फर्क होता है? क्रिस्टलीय में जो है कार्बन की ज्यामिति, कार्बन का बंद कोण या स्ट्रक्चर, कार्बन परमाणु की व्यवस्था, ये सारे क्या होता है? फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। और अक्रिस्टलीय में ऐसा नहीं होता है। ये हो गए कार्बन के अपर रूप, कौन कौन से? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब इनके एक एक के बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे, क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले बच्चों बात करें हीरा की, डायमंड की, तो डायमंड के अंदर आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंधित होता है। एक कार्बन परमाणु अन्य का 4 कार्बन परमाणुओं के साथ बंधित रहता है, यानी कि चतुष्फल की संरचना का निर्माण होता है, यानी कि दृढ़ त्रिआयामी, त्रिआयामी मतलब 3D स्ट्रक्चर होती है। और चतुष्फल की यानी कि एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। और कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, अति शुद्ध रूप होता है हीरा, डायमंड। इसमें जो कार्बन कार्बन के मध्य बंद दूरी होती है, यानी कि जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड लेंथ की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, वो 1.54 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर ये जो आपको लगा हुआ है इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसकी जो मान होती है मीटर के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चूंकि कार्बन की चारों संयोजकता है, यहाँ पे जो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होने के कारण कोई भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, अतः विद्युत का कुचालक होता है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी विद्युत का कोई चीज कुचालक होता है, इट मीन्स वहां पे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि धारा प्रवाह करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और यहाँ पे 4 कार्बन की 4 संयोजकता होती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता होती हैं, और चारों की चारों संयोजकता यहाँ पे क्या होती है? 4 बंध बनने से जुड़ी हुई रहती हैं, बॉन्ड बना के रहती हैं। कोई भी संयोजकता या कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता, अतः यहाँ पे विद्युत का कुचालक, वो हीरा विद्युत का कुचालन करता है, अर्थात विद्युत का चालन यहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट बात करें बच्चों, प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है, 3D जाल बनता है, सहसंयोजक सारे बॉन्ड बनते हैं, अतः ये बहुत कठोर होता है और इसका गलनांक भी बहुत हाई होता है, यानी कि हीरे को पिघलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर, यानी कि 3843 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट बात करें कोयले की जो परतें होती हैं, कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब, चट्टाने जो है, चट्टानों के नीचे जो है कोयले की परतें दबी होती है और वहां से हीरा निकाला जाता है, हीरा जो है बनाए जाते हैं। और दाब की वजह से ये क्या हो जाता है? पारदर्शक होता है, मीन्स जिनको अपन आर पार देख सकते हैं। और कार्बन का शुद्ध कार्बन जो होता है उसको अत्यधिक उच्च दाब व ताप पर क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है और हीरे का संश्लेषण किया जाता है, हीरे को निकाला जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हीरे के उपयोगों की, तो कांच काटने में इसका कटर के रूप में हीरे का उपयोग होता है। चट्टानों एवं पत्थर काटने की जो मशीनें होती है वहां पे जो हीरे का उपयोग होता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका उपयोग होता है। और ज्वेलरी, रत्न, आभूषणों में हीरे का उपयोग होता ही है, ये आपको पता है बच्चों। तो ये हीरे से रिलेटेड, डायमंड से रिलेटेड आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। जितने पॉइंट हो सकते थे मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, आपका एक भी पॉइंट इसमें से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट बच्चों अपना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ग्रेफो वर्ड से बना है, ग्रेफो वर्ड से बना होता है। और इस ग्रेफो वर्ड का जो मीनिंग होता है बच्चों, लिखना, समथिंग टू बी राइट, यानी कोई चीज़ लिखने वाली जो उपकरण या जो भी आपके पास
सोर्स होता है जिसको अपन पेंसिल बोलते हैं, वो उसका ग्रेफो का मतलब होता है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्रेफाइट का, जो इसमें प्रत्येक परमाणु होता है कार्बन की 3 अन्य परमाणु के साथ क्या बनाता है, एक तल में षटकोणीय वलय का संरचना का निर्माण करते हैं। यानी कि षटकोणीय मतलब 6 एंगल वाले एक वलय संरचना का निर्माण करते हैं। वलय संरचना कैसी होगी बच्चों, मैं षटकोणीय वलय संरचना आपको बता देता हूँ इस तरीके से। ये इस तरीके से षटकोणीय वलय संरचना का यहाँ पे निर्माण होता है। एक बंध जो है यहाँ पे क्या रहता है, डबल बॉन्ड द्विबंध रहता है। अब ये जो षटकोणीय संरचनाएं होती है बच्चों, ये जो तल होते हैं एक दूसरे पे व्यवस्थित होकर परत संरचना क्या यानी कि लेयर बनाते हैं। इसके ऊपर एक लेयर ऐसे, फिर इसके ऊपर एक और लेयर, इस तरीके से लेयर के ऊपर लेयर रहती है। षटकोणीय परत संरचनाएं व्यवस्थित रहती हैं। दो परतों के मध्य जो दुर्बल बंध होते हैं, देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, यानी कि जो परतें होती हैं इनके मध्य जो बंध होते हैं दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं, और दूरी ज्यादा होने से एक परत दूसरी परत पे क्या हो जाती है, स्लिपरी होती है, फिसलती रहती है। और इसी कारण जब फिसलते फिसलते इसी कारण इसका उपयोग जो है, इसी फिसलन का उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में, यानी कि जहाँ पे आपको जो है थोड़ी सी फिसलन, जहाँ पे खुरदरापन खत्म करना होता है, वहाँ पे इसका उपयोग होता है। उसके बाद विद्युत का ये सुचालक होता है, यानी कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक बहुत ही अच्छा विद्युत का चालन करता है। क्योंकि यहाँ पे जो है देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो परतें होती है एक दूसरे के मध्य स्लिपरी होती हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड टूटने के चांस रहते हैं, डबल बॉन्ड होता है, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या होएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसी के कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पे विद्युत का चालन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कैसे, क्योंकि परतदार संरचना होती है, षटकोणीय वलय संरचना होती है, परतें एक दूसरे के ऊपर स्लिप रहती है, फिसलती रहती हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, और इस कारण विद्युत का सुचालन हो जाता है। नेक्स्ट, काले रंग का धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है, चिकना होता है, फिसलसीन होता है, चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है, उपयोग की बात करें तो पेंसिल में होता है, शुष्क स्नैक में होता है, इलेक्ट्रोड्स जो बनाने में होते हैं उनका यूज होता है, लोहे की वस्तुओं पे पॉलिश करने में होता है, नाभिक के परमाणुओं में जो भट्टियों में मंदक के रूप में, यानी कि जो नाभिक के परमाणुओं की जो भट्टियां होती हैं उनकी अगर गति कम करनी होती है, मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट बच्चों, फुलरीन की बात करें अपन तो फुलरीन का जो है इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की संरचना की जैसा होता है, एकदम गोल गुंबद के आकार की इसकी संरचना होती है बच्चों। और बकमिंस्टर फुलर के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया था, फुलरीन रखा गया था। इसके जो इसके अंदर जो है कार्बन परमाणु अणुओं की संख्या 60, 70 या इससे अधिक कार्बन परमाणु भी इसमें पाए जाते हैं, जिसमें कई बार ये पूछा गया कि सर्वाधिक स्थायी कौन सा होता है, C60, यानी कि 60 कार्बन अणु जो परमाणु जिसमें पाए जाते हैं वो C60 वाला सर्वाधिक स्थायी होता है, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। संरचना में ये ध्यान रखना कि 32 फलक होते हैं, और 32 फलकों में भी 20 तो षटकोणीय होते हैं, ठीक है, और 12 जो होते हैं इसमें पंचकोणीय फलक पाए जाते हैं। इसको बक्की बॉल भी कहते हैं, गोल गुंबद के आकार की इसकी संरचना होती है, इसलिए इसको बक्की बॉल कहते हैं। विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है। कार्बन कार्बन बंध लंबाई यहाँ पे 1.40 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है। और उपयोग की बात करें तो प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में होता है, आणविक बेयरिंग में, जो बेयरिंग अपन बोलते हैं गाड़ियों के अंदर जो होते हैं, और उच्च ताप पर अतिचालक, उच्च ताप पे क्या होता है, विद्युत का बहुत अच्छा चालन कर देता है, अतिचालक होता है। अर्थात तकनीकी रूप से ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उच्च ताप पर जो है बहुत अच्छे से चालन करता है, तापमान का तो चालन होता है, तो वहाँ पे तकनीकी रूप से ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको फुलरीन के बारे में ध्यान रखना है। तो बच्चों ये हमने कार्बन के जो अपर रूप थे, पिछले अपर रूप, तीनों अपर रूपों के बारे में पढ़ा है, उनके गुण, उनकी विशेषताएं, उनके उपयोगों के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेसिकली आपको इनके पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, और ज़्यादा इसमें से आपको समझने लायक चीज़ नहीं है। आपके स्तर की बात करें तो सिंपल से आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बच्चों बात करते हैं दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण यौगिक जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका जो IUPAC नाम अपन बात करें तो पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन भी उसको बोलते हैं, और फ्रियोन इसका सामान्य नाम होता है। निर्माण कैसे होता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड HF की रिएक्शन होती है SbCl5, ठीक है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो CCl3 प्लस क्लोरीन जो कि फ्रियोन 11 कहलाता है प्लस HCl का निर्माण होता है। इसको ट्राइक्लोरो, ठीक है, मोनोफ्लोरो और मेथेन ये भी बोलते हैं IUPAC नाम में। और अब इसका नामकरण जो है फ्रियोन का नामकरण वो कैसे किया जाता है बच्चों, तो फ्रियोन XYZ होता है, जिसमें
एक्स जो होता है बच्चों कार्बन परमाणु की संख्या में से क्या करना होता है, -1 करना होता है। कार्बन परमाणु की संख्या में से क्या करेंगे, -1 करेंगे। वाई जो होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। और जेड जो होता है आपके फ्लोरीन परमाणु की संख्या, जैसे देखो यहाँ पे CCl3F था, इसको फ्रियोन 11 कैसे लिखा, फ्रियोन 11 कैसे लिखा, तो कार्बन परमाणु संख्या -1, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी थी, 1, 1 - 1 क्या हो गया, 0, यानी कि x का मान तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। ठीक है, अब y की बात करें तो देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1 होता है, y क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 था, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे क्या गया 1। और जेड जो होता है फ्लोरीन परमाणु की, जेड फ्लोरीन परमाणु की कितनी है, 1, तो यहाँ पे क्या गया 1। तो इस तरीके से इसका नामकरण भी कई बार पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और क्लोरीन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्लोरीन परमाणु का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। सबसे पहला जो होता है वो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या -1 है, यानी कि एक कार्बन परमाणु था यहाँ पे, उसमें से -1 हो गया है। दूसरा जो होता है आपका हाइड्रोजन परमाणु संख्या +1, यानी कि जितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसके अंदर +1 हो रखा होता है। और यहाँ पे जो होता है ये वाला लास्ट नंबर जो होता है वो आपके फ्लोरीन परमाणु की संख्या होती है। उपयोगों की बात करें बच्चों तो अक्रिय विलायक के रूप में होता है। बाकी जो मेन उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, शीत संग्रहकर में प्रशीतक के रूप में, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको कूलिंग या ठंडी वातावरण की आवश्यकता होती है वहाँ पे कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है, CFC का यूज होता है। नेक्स्ट बच्चों जो घरेलू यूज में अपने कार्बनिक यौगिक है वो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है इसकी फुल फॉर्म CNG की। जो इसका घटक होता है बच्चों मेथेन प्लस कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है यहाँ पे कम होती है, CNG में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होगी, अतः इसको जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या निकलेगी, कम निकलेगी, जो प्रकृति के लिए पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, कम हानिकारक साबित होती हैं। प्राकृतिक गैसों की बात करें बच्चों तो पृथ्वी की गहराई में जो पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में ये पाई जाने वाली गैसें होती हैं और उच्च ताप पर संपीड़न करके इनको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बनाया जाता है। और जो पेट्रोलियम गैसें होती है बच्चों इनको पेट्रोलियम का प्रभाज्य आसवन, कैसे पेट्रोलियम के प्रभाज्य आसवन से निकाला जाता है, तब पेट्रोलियम अवयवों के साथ मुक्त होने वाली जो गैसें होती है और उच्च दाब पे जिसका संपीड़न होता है वो होती है आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं LPG और CNG में कौन श्रेष्ठ है, कौन अच्छी होती है, इन दोनों की तुलना करते हैं। तो बच्चों अगर बात करें LPG और CNG में तो CNG क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है, एक तो हल्की होने से, CNG जो होती है हल्की होती है तो रिसाव होने पर कहीं पे लीकेज हो गया तो वायु में फैल जाएगी, वायु में ऊपर की तरफ फैल जाएगी, अतः भारी दुर्घटना से क्या होगा, बचाव। जबकि LPG क्या होती है, भारी होती है तो वो सतह पर जम जाती है और कहीं पे किसी ने मान लो माचिस की तीली जला दी तो वहाँ पे भयंकर आग लगने की चांसेज होती हैं। दूसरी चीज़ अगर CNG की बात करें तो इनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है तो कम मात्रा में CO या CO2 जलाने पर निकलेगी जो कि पर्यावरण के लिए कम हानिकारक साबित होगी। जबकि LPG में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है तो जलाने पर ज़्यादा धुआं या ज़्यादा CO या CO2 गैस निकलती हैं। उपयोगों की बात करें बच्चों तो ईंधन के रूप में दोनों का ही उपयोग होता है और यातायात हेतु वाहनों में पेट्रोल और डीजल के रूप में पेट्रोल और डीजल की जगह भी यहाँ पे CNG का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बच्चों घरेलू यूज वाले यौगिक है कार्बनिक यौगिक जिसमें बहुलक पॉलीमर, पहले बात करते हैं बहुलक या पॉलीमर होता क्या है। जब छोटे छोटे सरल अणु आपस में जुड़कर एक उच्च अणु भार वाली लंबी श्रृंखला का युक्त अणु बना देते हैं उसे क्या बोला जाता है, बहुलक। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। ये छोटे अणु क्या कहलाते हैं बच्चों, यूनिट सेल यानी कि एकलक बोलते हैं इनको। और इनका जो प्रकार होता है प्राकृतिक बहुलक जो आपकी नेचर से डायरेक्ट प्राप्त होता है, संश्लेषित जिसको अपन फैक्ट्रीज के अंदर या प्रयोगशाला में निर्माण करते हैं। बात करते हैं प्राकृतिक बहुलक में बच्चों तो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं जैसे रबड़, स्टार्च, सेल्यूलोज, रेजिन, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्या है, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। नाम याद रखना है सीधा सा। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वृक्ष, कौन सा वृक्ष, लेटेक्स से द्रव के रूप में प्राप्त होता है और ये किसका, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ये ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रबड़ जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है और ये जो द्रव होता है बच्चों इसको क्या बोलते हैं, रबड़ सीड या लेटेक्स भी कहा जाता है। किस तरीके से निर्माण होगा बच्चों, तो आइसोप्रीन की आपको स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, कोई तरीका नहीं है इसको समझाने का। आपको ध्यान रखना है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और नीचे एक मैथिल ग्रुप, मैथिल समूह लगा रहेगा। इसका बहुलीकरण किया जाएगा तो आपको पॉली आइसोप्रीन यानी कि प्राकृतिक रबड़ आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वल्कनीकरण की अभिक्रिया होती है वल्कनीकरण किसे कहा जाता है, उसका क्या यूज होता है।
तो कई बार जो होता है प्राकृतिक रबड़ जो होता है उसकी तनन सामर्थ्य या प्रत्यास्थता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो तनन सामर्थ्य या प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसको सल्फर के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में 1 नंबर का सवाल पूछा गया है। अब बात करते हैं बच्चों लेटेक्स प्लस जो एसिटिक अम्ल होता है उससे अपन इसको क्या बदलते हैं, ठोस में बदल देते हैं, जिससे प्राप्त रबड़ क्या होता है, कम और प्रत्यास्थ तनन सामर्थ्य होता है। मीन्स एक्चुअल में जो प्राप्त होता है अपन को लेटेक्स और एसिटिक के साथ रिएक्शन होने से ये ठोस बदलता है, जिसकी प्रत्यास्थता और तनन सामर्थ्य क्या आती है, कम होती है, तो आपको उत्पाद अच्छे नहीं मिलते। तो इसी का निवारण किसके द्वारा किया जाता है, वल्कनीकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों संश्लेषित बहुलकों में, तो संश्लेषित बहुलकों में अपने पास जो है मानव निर्मित बहुलक कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम रेशा जिसमें नाइलॉन 66 फॉर्मूला, एडिपिक अम्ल के 6 कार्बन परमाणु, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के 6 कार्बन परमाणु, और इनका संघनन से आपको क्या बनेगा, नाइलॉन 66। इनकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है, एडिपिक अम्ल की स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, और हेक्सामेथिलीन अम्ल की डाइअमीन की स्ट्रक्चर, और फिर आपके पास जो नाइलॉन 66 बनेगा उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों। और नेक्स्ट बात करें इनको याद करने का तरीका, आप लिख लिख के बार बार रिएक्शन को ट्राई करो तो आपको अपने आप याद हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट उपयोगों की बात करें तो मशीनों के गियर, बियरिंग, टायर, कपड़े, रेसे, रस्सियाँ, ब्रश आदि बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट जो है अपना बच्चों टेरिलीन, ठीक है, टेरिलीन का जो यूज होता है बच्चों, टेरिलीन डेक्रोन जिसको बोलते हैं कई बार, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, डेक्रोन। और टर्फएथिलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल, टर्फएथिलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन के संघनन से क्या मिलता है, पॉलीएथिलीन टेरथैलेट प्लस वाटर के एन अणु मिलता है, और ये क्या होता है, डेक्रोन या टेरिलीन कहलाता है। इसका यूज होता है बच्चों कपड़े, नावों की पाल, बेल्ट, चुंबकीय टैप, फिल्म आदि बनाने में यूज होता है। उपयोग भी ध्यान रखने हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से निर्माण होता है और कौन कौन से इसके अंदर यौगिक यूज होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट यौगिक है बच्चों रेयॉन। रेयॉन जो है कागज का, जो अपना पास कागज होता है या फिर सेल्यूलोज होता है उसको अपन क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन के साथ भिगोकर क्या करते हैं, पहले साफ करते हैं। सेल्यूलोज का जो भी आपके पास लुगदी सॉल्यूशन है उसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डाल के भिगोकर साफ करेंगे। उसके बाद कार्बन सल्फाइड यानी कि CH2 के घोल में उसको घोल कर सेल्यूलोज का जो है विलयन किया जाता है, सेल्यूलोज का विलयन किया जाता है, और उस विलयन को जो है महीन छिद्रों में से निकाला जाता है, और साथ में क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जब डाला जाता है तो रेयॉन के महीन चमकदार रेसे आपको मिलकर प्राप्त होते हैं, बनकर प्राप्त होते हैं। ये इसकी क्रियाविधि होती है बनाने की, ये आपको ध्यान रखनी है, मैंने टुकड़ों में तोड़ के आपको लिखा है। और उपयोगों की बात करें तो वस्त्र, धागे, दरिया आदि बनाने में इसका उपयोग होता है बच्चों। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा जो पार्ट है अपने संश्लेषित में वो होता है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स कैसे बनाते हैं बच्चों और किस तरीके से के प्लास्टिक होते हैं ये आपको पढ़ने हैं। तो प्लास्टिक की बात करें बच्चों तो प्लास्टिक जो होता है सिंपल सा, जिसमें अपन बात करें पॉलीथीन, ठीक है, एथीन का जो बहुलीकरण किया जाता है तो क्या बनती है, पॉलीथीन बनती है। उपयोग थैलियाँ, सांचे में डली हुई वस्तुएं, पाइप, ट्यूब आदि बनाते हैं। नेक्स्ट PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, तो फॉर्मूले में CH2CH Cl2 विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और उपयोग जो होता है पाइप, जूते, चप्पल जैसे बरसाती कपड़े, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का बरसाती कपड़े में यूज होता है और विद्युत रोधी परतें बनाने में यूज होता है, ठीक है बच्चों। देखो इनमें आपको याद रखने वाली सारी चीजें हैं। क्रियाविधि की अगर बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से ये बनते हैं, इनकी मेन क्रियाविधि रिएक्शंस क्या होती है, वो बहुत अच्छे लेवल पे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है। आपको सिंपल सी रिएक्शन या यौगिक या इनके उपयोग याद रखने हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपना पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको पैन बोलते हैं, और इसका ये दूसरा नाम ऑर्लोन भी आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो ऑर्लोन, पैन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पैन की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, जैसे PVC की फुल फॉर्म वैसे पैन की भी फुल फॉर्म। और बनाने का तरीका विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल, विनाइल साइनाइड बोलते हैं या एक्रिलोनाइट्राइल, इसको बहुलीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो बनेगा पॉलीविनाइल साइनाइड या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पैन बनेगा। उपयोगों की बात करें तो स्वेटर होता है, जो आपके ऊनी तकिया वगैरह होते हैं आदि, इनका यूज होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पैन का यूज होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अपने पास जो है पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन जो है बच्चों बनाने का तरीका विनाइल बेंजीन या विनाइल स्टाइरिन जो होता है उसका पेरोक्साइड बहुलीकरण किया जाता है, तो आपके पास पॉलीस्टाइरिन बन जाता है, ठीक है बच्चों। उपयोग की बात करें चाय के कप, बोतलें, ढक्कन, रेफ्रिजरेटर के भाग या टाइल्स, पैकिंग आदि सामग्री बनाने में इसका यूज होता है।
अंतिम यौगिक है बच्चों आपका संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़ का जो यूज होता है बच्चों, किस तरीके से होता है वो हमें पढ़ना है। संश्लेषित रबड़ में आपके पास जो है बच्चों दो तरीके के होते हैं। एक तो ब्यूना एस, ब्यूना एस में ध्यान रखना है ब्यूटा डाइइन प्लस एस का मतलब स्टाइरिन होता है, और ब्यूना एन में ब्यूटा डाइइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल, एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल होता है। ठीक है बच्चों, होता क्या है 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन का CO2 सोडियम से उत्प्रेरित इनको करवाया जाता है तो रबड़ जैसा उत्पाद प्राप्त होता है, जिसको अपन ब्यूना बोलते हैं। ब्यूना में BU ब्यूटाडाइइन को बताता है और Na सोडियम की उपस्थिति को बताता है। उपयोग तेल की टंकियाँ, टायर, ट्यूब, चिकित्सा उपकरण, पेट्रोल, नल, जूते के तले आदि बनाने में इनका यूज होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो अपना कार्बन और कार्बन के यौगिक वाला जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट किया है, और मैंने उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा बच्चों। और जो आपके नोट्स थे बुक के वो मैंने सारे इसमें कवर किए हैं, और एक भी पॉइंट जो है इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने नोट्स में आपको समझा दी है बच्चों। और रही बात इनके क्वेश्चंस की तो मैं आपको वो प्रैक्टिस करवा दूंगा। और ये जो आपको अपने जो कार्बन के यौगिक वाली बात की है बच्चों, ये यौगिक कैसे बनते हैं, क्या होता है, इनके आपको उपयोग, इनके आपको यौगिक जैसे नाइलॉन 6,6 वगैरह हैं तो इनके यौगिक किस तरीके से इनको बनाते हैं वो आपको ध्यान रखना है। और समझाने के लिए जो चीज़ें थी मैंने बहुत अच्छे से समझाई है बच्चों। और रही बात नोट्स की तो डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक अवेलेबल करवा रहा हूँ, जो कंप्लीट नोट्स है इस चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।